अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग. Now the topics which we will cover they include the cutaneous innervation, the muscles present in the compartment, their blood supply, the innervation and the clinicals related to them. Now we will discuss the cutaneous innervation. The back of the leg is supplied in its upper part, that is in the area of the popliteal fossa, by the posterior cutaneous nerve of the thigh, which descends in the popliteal fossa and supplies this area. Then we have the lateral cutaneous nerve of the calf, which is basically a branch of the common femoral nerve, and it supplies the upper part of the posterolateral aspect of the leg. Then the sural nerve, a branch of the tibial nerve, it supplies the posterolateral part of the lower half of the leg, whereas the medial side of the leg is supplied by the saphenous nerve, which is a branch of the femoral nerve. Now the back of the leg is drained by the small saphenous vein, and the small saphenous vein, you know that it comes from the lateral side of the dorsal venous arch, and after coming from the dorsal venous arch, it moves behind the lateral malleolus, and then it enters the back of the leg along with the tibial nerve by passing along the lateral border of the tendocalcaneus. Then it moves into the back of the leg, passes between, pierces the deep fascia and passes between the two head of the gastrocnemius muscle, and which is the lower part of the popliteal fossa, where it drains or it ends in the popliteal vein. Now this small saphenous vein, it has various tributaries draining the different areas of the leg. The termination of the great saphenous veins has few variations. It may directly drain into the popliteal vein, or it may drain into the great saphenous vein, or sometimes the small saphenous vein, it divides into two branches, one branch entering into the popliteal vein and the other branch entering into the great saphenous vein. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लेग जो है, इट इज़ बेसिकली अ बल्की कंपार्टमेंट. इसमें बहुत सारी मसल्स हैं, और मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक सुपरफिशियल ग्रुप है और एक इसका डीप ग्रुप है, जो बिल्कुल स्किन के बाद प्रेजेंट है. ये जो अगर आप देख सको, दिस इज़ लूजली अरेंज, इसमें लार्ज बल्की मसल्स हैं, जिसमें गैस्ट्रोनोमियस के दो हेड्स हैं, सोलियस है और स्मॉल प्लांटारिस मसल है. ये वो मसल्स हैं, दीज आर सुपरफिशियल मसल्स, जो कि हमारा बल्क ऑफ द काफ बनाते हैं. जब हम फील करते हैं अपनी लेग को पीछे से, तो जो हमें बल्की सा मैस फील होता है, इट इज़ बेसिकली फॉर्म बाय दी सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स. जबकि जो डीप ग्रुप है, ये वाला मसल ग्रुप है, जो कि प्रेजेंट बाउंड हुआ है एक तरफ से टिबिया और फिबुला से, जिनके बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, और एक तरफ से ये ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम है, जो इसको बाउंड कर रहा है थ्रू बाय दी सुपरफिशियल ग्रुप से सेपरेट करता है. इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर बंडल है, जो कि पूरे के पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करता है, जिसमें हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, टिबियल नर्व है, और इसके अलावा इसकी वेनी कमिटेंट्स हैं, ब्रांचेस हैं इनकी, वो भी प्रेजेंट है विद इन दिस डीप ग्रुप ऑफ मसल्स में. तो और किसी भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर कोई प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है वो इस ग्रुप में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सुपरफिशियल. जब ये और इस डीप ग्रुप में अगर आप देखो, तो जो मसल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें हमारे पास है फ्लेक्सर रिजिडोरम लॉन्गस है, फ्लेक्सर हैलोसिस है, टिबियालिस पोस्टीरियस में मोस्टली वो मसल्स हैं जो कि क्रॉस करके एंकल जॉइंट को जाके फुट की स्पेशली टोज पे जाकर अटैच हो रहे हैं. और जब ये मसल्स नीचे जाते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेग, टेपर ऑफ करते हैं, इनके टेंडेंस लॉन्ग हो जाते हैं, और वही जो ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम जो इनको कवर किया हुआ था, वो नीचे जाकर इट बिकम्स दी इट फॉर्म्स दी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बना देता है. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है फिर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाता है, जो कि इन मसल्स को जो है वो अपने अपने कंपार्टमेंट्स के थ्रू मसल्स के जो टेंडन हैं वो पास करके अलॉन्ग विद न्यूरोमस्कुलर बंडल आगे जाकर इंसर्ट करते हैं. सो वी टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. हमने जैसे कहा कि सुपरफिशियल ग्रुप है, जिसमें गैस्ट्रोनीमियस, प्लांटारिस और सोलियस मसल्स हैं. डीप ग्रुप में हमारे पास पोप्लीटियस है, फ्लेक्सर रिजिडोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस, टिबियालिस पोस्टीरियर. ऑल दीज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स हैं, दे आर सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और इनकी इनर्वेशन जो है वो आती है थ्रू दी टिबियल नर्व. Now we will discuss the superficial muscle. Superficial group of muscle में the most superficial and the prominent muscle is the gastrocnemius.
It is a two-headed fusiform muscle having a medial and a lateral head. The medial head is slightly larger as compared to the lateral head. The lateral head arising from the lateral aspect of the lateral condyle of the femur, whereas the medial head, it comes from the popliteal surface of the femur and just superior to the medial condyle. पोप्लिटल फोसा की इंफीरियर मार्जिन पर दोनों जो हेड्स हैं दे यूनाइट टुगेदर फॉर्मिंग द इंफोमीडियल एंड इंफोलेटरल बाउंड्रीज ऑफ द पोप्लिटल फोसा. Now it is this bulky gastrocnemius muscle. It is inserted through the large tendon which is known as the tendocalcaneum on the posterior surface of the calcaneum. The both heads of gastrocnemius, that is the medial and lateral head, they are supplied by the tibial nerve S1, S2, and the main action of gastrocnemius is that it plantar flexes at the ankle, the knee is extended, and also raises the heel during walking, and also flexes the leg at the knee joint. In sometimes in few persons, in the lateral head of the gastrocnemius toward in the region of its proximal attachment, वहाँ पर जो lateral head है उसके अंदर एक small sesamoid bone is present which is known as the fibula. Now deep to gastrocnemius is the large flat muscle which is the soleus muscle, and it is the more it contributes more to the plantar flexion at the ankle joint. Now the soleus muscle is arising from the posterior aspect of the head of the fibula and also the posterior surface of the fibula, the soleal line of the tibia, and middle third of the medial border of the tibia. Also the tendinous arch formed by the attachment on both the tibia and fibula, and it is inserted again through a large tendon on the along with the gastrocnemius to the posterior surface of the calcaneum. Now the soleus is also supplied by the tibial nerve, the S1, S2, and it is a powerful plantar flexor of the ankle. Now along with the soleus and gastrocnemius, we have a small muscle which is known as the plantaris muscle, arising from the inferior end of the lateral supracondylar line of the femur and oblique popliteal ligament. Oblique popliteal ligament, अगर आपको याद हो तो it is basically ligament which is formed by the tendon of the semimembranosus muscle, and it is inserted into the posterior surface of the calcaneum. The plantaris is also supplied by the tibial nerve S1 and S2, and it is weakly assists the gastrocnemius in plantar flexing the ankle. Now plantaris is a small strap-like muscle, as you can see, and it can be absent in few of the persons. And this plantaris is also used. The great importance of this, it can be used for grafting muscles in the, for example, in the upper limb. Now we will discuss some important points about the gastrocnemius and the soleus muscle and the action of the superficial group of muscles. Now we know that the soleus is जो proximal attachment है, यानी कि जहाँ पर ये region होता है इसका, it is both on fibula और tibia दोनों से arise करता है. ठीक है, इसकी जो proximal attachment है tibia fibula की, it is in the form of inverted U, as you can see this figure. It is inverted U की form में है और इस तरह से एक ये tendinous arch बनाता है, इसको हम tendinous arch of soleus कहते हैं. और जो neurovascular bundle है जो पास करता है into the leg, that is the posterior tibial artery है, tibial nerve है, वो इसी tendinous arch को pierce करके फिर posterior compartment of leg में enter करते हैं. Now जो gastrocnemius के दोनों heads और soleus, ठीक है, ये तीनों heads, ये तीनों muscles मिल के एक large, इसको हम तीनों को नाम देते हैं triceps suri. Triceps मतलब three-headed muscle, एक large powerful muscle है which is known as the triceps suri. अभी gastrocnemius और soleus यानी कि triceps suri, it is basically, इसका फंक्शन ये है कि ये विद द हेल्प, इट एक्ट एज अ लीवर विद द हेल्प ऑफ calcaneal tuberosity, इट एलिवेट्स द हील, यानी कि हील जो हमारी ऑफ द ग्राउंड होती है, एंड जो हमारे 4 फुट्स हैं यानी कि हमारे जो टोज़ हैं डिप्रेस अगेंस्ट द ग्राउंड, जिसकी वजह से जो है प्लांटर फ्लेक्शन
मूवमेंट जो है पॉसिबल होती है। और ये जो लार्ज मसल यानी कि ट्राइसेप्स थोड़ी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 93% ऑफ द प्लांटर फ्लेक्शन फोर्स। अभी जो तीनों मसल्स हैं यानी गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस, ये जो है दे आर लार्ज और हैवी मसल्स हैं, बिकॉज इनका जो फंक्शन ये परफॉर्म करें, यानी कि जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी, यानी कि प्रोपेल कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी को, और वाइल वॉकिंग में, जंपिंग में और स्टैंडिंग ऑन द टोज में, तो उसके लिए दीज 3 मसल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो दोनों मसल्स हैं यानी कि जो गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस, दे शेयर अ कॉमन टेंडन, जिसको हम कहते हैं टेंडोकैल्केनियम और ऑल्सो नोन एज द एशियलिस टेंडन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन द बॉडी, अबाउट 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। एंड इट इज़ बेसिकली जहाँ पर जो फ्लैशी फाइबर्स या फ्लैशी बेलीज ऑफ गैस्ट्रोनीमियस जो हैं वो डिस्टली एंड करती हैं, वहाँ से जो एपोन्यूरोसिस है इनके ऊपर इट फ्लैटन्स टू फॉर्म दिस टेंडिनस structure which is known as the Achilles tendon, or it receives the fibers from the soleus on its deeper surface. और फिर ये नीचे जाकर जब ये कैल्केनियम पर अटैच, पोरोसिटी ऑफ कैल्केनियम पर अटैच होता है, तो ये इफ यू कैन रिकग्नाइज दिस, इट टेक्स अ स्लाइट ट्विस्ट सो दैट द फाइबर्स ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस के जो फाइबर्स हैं टेंडनस, दे अटैच ऑन द लेटरल साइड, और जो सोलियस के फाइबर्स हैं दे अटैच मोर टुवर्ड्स द मीडियल साइड। The combined action of the triceps sura, गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस का जो मेन फंक्शन, ये मेन एक्शन है, दैट इज़ दी प्लांटर फ्लेक्शन। हमने कहा कि इट इज़ अबाउट 93% ऑफ जो प्लांटर फ्लेक्शन है वो ही इसी ट्राइसेप्स सूरी की वजह से आती है। लेकिन ये गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल जो है दे कैन ऑल्सो एक्ट अलोन। ठीक है, जो गैस्ट्रोनीमियस है, जो लार्ज बल्कि मसल है, इट इज़ बेसिकली इसमें इट इज़ केपेबल ऑफ फास्ट रनिंग होती है, फास्ट जो एक्शंस होते हैं जैसे रनिंग है, जंपिंग है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। कि जो सोलियस है, स्लो सस्टेन्ड जो एक्शंस होते हैं, और जो मतलब इसकी सस्टेन्ड कंट्रैक्शन होती है, स्लोली जो है ये एक्ट करना शुरू करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और सस्टेन्ड कंट्रैक्शन होती है इसकी। Now we will discuss the deep group of muscles. Deep group of muscles में हमारे पास है popliteus, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus and tibialis posterior. Now the popliteus is a triangular muscle arising from the posterior surface of the lateral condyle of tibia and lateral meniscus. Basically it separates the lateral meniscus from the lateral collateral ligament and preventing the lateral meniscus from direct injuries. It is inserting on a triangular surface formed above the soleal line on the posterior surface of the tibia, supplied by the tibial nerve, and the main action of the popliteus is that it is involved in the unlocking of the knee joint. Then we have the flexor hallucis longus, long tendon muscle arising from the inferior 2/3 of the posterior surface of the fibula along with the adjacent trochleus membrane. Then the tendon of the flexor hallucis longus, it passes posterior to the distal end of the tibia and occupies a shallow groove present on the posterior surface of the talus. The tendon then crosses deep to the tendon of the flexor digitorum longus muscle, and it is attached on the base of the distal phalanx of the big toe. Now flexor digitorum longus muscle, it is smaller than the flexor hallucis longus, and it is arising from, if you remember कि हमने टिबिया की जो posterior surface थी सोली लाइन के बिलो बाय वर्टिकल रेज इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक इसका मीडियल पार्ट था और इसका लेटरल पार्ट था। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस अराइजिंग फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबुला बिलो द सोलियल लाइन। एंड इसमें जो है देन फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का जो टेंडन है इट डिवाइड्स इनटू 4 स्लिप्स, हियर यू कैन सी, एंड दीज 4 स्लिप्स दे आर अटैचिंग ऑन द लेटरल distal phalanges of the lateral 4 toes. Now one thing to remember to see in this picture, that these two tendons, that is the flexor hallucis longus and flexor digitorum longus, crisscross each other because the flexor hallucis longus is arising from
the lateral side, that is fibula, which is present on the lateral side, and it is inserting onto the big toe, which is present on the medial side. So it crosses from lateral to the medial side, whereas the tendon of the flexor digitorum longus arising from the medial side, that is tibia, and it is inserting on the lateral four toes. So it moves from the medial to the lateral side. So these two tendons, they crisscross each other in the sole of the foot. Now the tibialis posterior muscle arising from the lateral side of the posterior surface of the tibia below the soleal line, and it is inserting into the tuberosity of the navicular bone. Here you can see this is a tibialis posterior tendon. Tuberosity of, mainly it attaches to the tuberosity of the navicular bone, but also give attachment to other tarsal and metatarsal bones like uniform cuboid and bases of the second, third and fourth metatarsals. Now this tibialis posterior is innervated by tibial nerve, and it plantar flexes the ankle, and also it is the inverter of the foot. Now we will discuss the blood supply to the posterior compartment of the leg. It is the posterior tibial artery. The posterior tibial artery is the larger and most direct terminal branch of the popliteal artery, which supplies the blood supply to the posterior compartment, leg को भी, and also to the foot. उसके जो terminal branches हैं, they give supply to the foot. Now this posterior tibial artery begins at the lower border of the popliteus, as the popliteal artery passes deep to the tendinous arch formed by the soleus, and वहाँ पर जो है ये bifurcate करती है into its terminal branches. जहाँ पर ये arise करती है close to its origin, the posterior tibial artery give rise to the largest branch, the fibular artery, or also the peroneal branch भी हम कहते हैं इसको, which runs lateral and parallel to the main artery, यानी कि posterior tibial artery within the deep compartment में, यानी कि deep group of मसल्स में से पास करती है. और जब ये नीचे जाएगी तो posterior artery is accompanied by the tibial nerve और veins throughout उसके साथ रहती हैं. The tibial artery runs posterior to the medial malleolus, from which it is separated by the tendon of the tibialis posterior and flexor digitorum longus muscle पहले, और फिर inferior to the medial malleolus between पास करेगी flexor hallucis longus के और flexor digitorum longus muscle के. Then passes deep to flexor retinaculum, and यहाँ पर जो है posterior tibial artery divides करती है अपनी terminal branches में, that is the medial and lateral plantar arteries, which are supplying blood to the sole of the foot. Now you can see the posterior tibial, the popliteal artery, when passing through the tendinous arch of the soleus, here it divides into the interior and posterior tibial arteries. The posterior tibial arteries, along with the tibial nerve, they passing through this tendinous arch into the posterior compartment of the leg. Now the branches of the posterior tibial artery में it gives a nutrient artery to the tibia and also nutrient artery to the fibula, and through their fibular artery. Fibular artery एक तो nutrient fibular artery direct branch आती है from the posterior tibial artery, और fibular artery से जो है वो निकलती है nutrient branch to nutrient artery to the fibula. Then it gives calcaneal branches in the region of the ankle of the foot, and circumflex fibular artery is given in the region of the knee joint. Then it gives the terminal branches, which are the medial plantar artery and the lateral plantar artery, and muscular branches to all the muscles which are present in the posterior compartment of the leg. Now innervation to the posterior compartment of the leg is provided by the tibial nerve, which is the larger of the two terminal branches of the sciatic nerve. Then this tibial nerve, it passes vertically through the popliteal fossa along with the popliteal artery, and passing between the two heads of the gastrocnemius, and these two structures indicate the popliteal artery along with the tibial nerve. They exit the fossa by passing deep to the tendinous arch of the soleus. This tibial nerve supplies all the muscles in the posterior compartment, and at the ankle the nerve, it lies between the tendon of the flexor hallucis longus and flexor digitorum longus, posterior inferior to the medial malleolus, and here it divides into two terminal branches, that is the medial and lateral plantar nerves, which give innervation to the muscles of the sole of the foot.
Now you can see here the popliteal artery and the tibial nerve emerging through the popliteal fossa by passing deep to tendinous arch of the soleus, and in the leg the posterior tibial artery and the tibial nerve, they are moving side by side up till the region of the ankle joint. Now the branches of the tibial nerve में one of the largest branch is the sural nerve. It is basically formed by the medial sural cutaneous nerve of the tibial and sural communicating branch of the common peroneal nerve or common fibular nerve. They join to form this sural nerve, and then in the region of the ankle it gives the terminal branches as the medial plantar nerve and the lateral plantar nerve, which give innervation to the muscles of the sole of the foot. The tendocalcaneus, which is basically tendon shared by the gastrocnemius and soleus muscle. The Achilles tendon is the although it is the strongest muscle of the body, but it can rupture, especially rupture common होता है इसका middle age men में, और frequently जो फोर्सफुल जो स्पोर्ट्स होती हैं उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं लाइक टेनिस प्लेयर्स में. और रप्चर अकर्स बेसिकली एट द नियरेस्ट पॉइंट होता है इसका, विच इज़ अबाउट 2 इंचेस अबव इट्स इंसर्शन. और रप्चर की वजह से शार्प सडन पेन इज़ फेल्ट विद इमीडिएट डिसेबिलिटी, और गैस्ट्रोनेमियस सोलस मसल प्रॉक्सिमली जो है वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसके टेंडन है उसमें एक गैप रह जाता है, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू एक्टिवली प्लांटर फ्लेक्स द फुट. नाउ tendocalcaneus, why it is known as the Achilles tendon? Basically Achilles was a Greek king, और it is एक myth है इसकी कि this Greek जो king था Achilles, इसकी जो मदर है इसको brave और strong बनाने के लिए different उसके तरीके करती होती थी. उसमें वन ऑफ दैट कि उसको एक साइटेक्स रिवर था जो उनके ख्याल से कोई होली वाटर उसमें होता था, तो उसको एक एंकल से पकड़ के उसमें डिप करती थी. तो उसकी सारी बॉडी एक्सेप्ट दैट पॉइंट जहाँ से वो पकड़ती थी उसको एंकल पॉइंट से, वो बॉडी सारी उसकी रेजिस्टेंट हो गई थी टू एनी काइंड ऑफ इंजरीज. लेकिन he was killed, the Achilles king was killed by pointed poisonous arrow pointed at the Achilles tendon. ठीक है, एनिमी उसको इस बात का पता चल गया था, तो उन्होंने उसके Achilles tendon को पॉइंट करके वहाँ पर एक एरो जो है उससे उसकी पॉइजन पूरी बॉडी में फैल गया था. That is why this is known as the Achilles tendon. Now another important thing about the muscles of the posterior compartments that कि जो venous return है of large venous plexus present होता है deep to the triceps suri muscle, यानी कि gastrocnemius soleus muscle के deep, and which is basically involved in the return of blood from the leg. And when the person is standing, the venous return from the leg depends largely on the muscular activity, यानी कि contraction of the triceps suri muscle. And the contraction of the calf muscles pump the blood superiorly in the deep veins, and this musculovenous pump is improved by the deep fascia that invests the muscles like an elastic stocking की वजह से. और इसी वजह से जो soleus है उसको sometimes we call it as a peripheral pump because it plays an important role in the venous return from the leg. Now we have discussed earlier कि जो deep group of muscles separate होते हैं from the superficial group of muscles by a transverse intermuscular septum. As you can see, this is the transverse intermuscular septum in enveloping the deep muscles of the leg. और यही transverse intermuscular septum जो है जब ankle के region में पहुँचता है then it forms the flexor retinaculum. So flexor retinaculum basically extends from the medial malleolus downwards and backwards to be attached on the medial surface of the calcaneum. And the function of this flexor retinaculum is that it binds the tendon of the deep muscles of the back of the leg to the back of the medial malleolus as they pass forward to enter into the sole. And each tendon lie in the compartment which is lined separately, which is lined by a synovial sheath along with the tibial nerve and the posterior tibial artery. I hope you have understood the lecture. Thank you.